सो नाउ एनसीईआरटी मेटलर्जी में देखो, मैं क्वेश्चंस आपको बताते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते चलो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक, क्योंकि जिंक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो फिर अगर हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो उसको रिड्यूस कराने के लिए मेटल अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोमेटलर्जी कॉपर में तो काम करती है, वहाँ हाइड्रोजन से रिडक्शन करा लेते हैं, बट जिंक के केस में काम नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द रोल ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रॉथ प्रोसेस। डिप्रेशन से हम लोग दो सल्फाइड्स को सेपरेट करते हैं। आंसर बताया था लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के केस में सोडियम साइनाइड यूज करते हैं, जो सिलेक्टिवली जिंक सल्फाइड को रोकता है और लेड सल्फाइड को फ्रॉथ में मूव कराता है। थर्ड इट इज गिवन व्हाई इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पाइराइड्स more difficult and to form oxide or through reduction। तो कॉपर को हमें एक्चुअली में इट्स डिफिकल्ट टू रिड्यूस अ सल्फाइड एज कंपेयर टू एन ऑक्साइड। तो सल्फाइड का रिडक्शन मुश्किल होता है, इसलिए पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तब रिडक्शन कराते हैं। इसका जोन रिफाइनिंग एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप ध्यान से मार्क कर लेना, नोट्स में लिखवाया वो मैंने आपको। अगले केस में पूछा आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन। दिस इज एलिंगम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपको बताया था लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और हाई टेम्परेचर पे कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो 673 केल्विन मतलब लो टेम्परेचर रीजन हुआ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड पार्ट में पूछा है नेम द कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन द एनोड मड इन द इलेक्ट्रोफिलिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड व्हाई आर दे सो प्रेजेंट। क्योंकि एनोड मड में जो एनोड में इंप्योरिटीज होंगी वो सब नीचे सेटल होंगी, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं दैट इज गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी, है ना, टू समटाइम प्लेटिनम, जिससे कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। वो मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम में लिखवाया, तो डायरेक्टली फॉलो कर लेना। राइट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। दिस इज कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। जिंक ब्लेंड इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का पहले रोस्टिंग कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का कार्बन रिडक्शन करा के प्योर जिंक। नेक्स्ट इट इज स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो कॉपर मेटलर्जी में जो इम्प्योरिटी होती है दैट इज FeO। इन केस ऑफ कॉपर मेटलर्जी इम्प्योरिटी इज FeO, तो उसमें हम लोग एसिडिक फ्लक्स सिलिका ऐड करते हैं, तो ये FeO को इम्प्योरिटी के फॉर्म से हटा देता है। दिस इज द फ्लक्स, जिससे फेरस सिलिकेट FeSiO3 स्लैग के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो सिलिका का रोल होता है टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ FeO इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, और इट इज फंक्शंस एज फ्लक्स। इसका अगला टर्म लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ क्रोमेटोग्राफी का शॉर्ट नोट लिख देना है आपको सीधे सीधे, ठीक है। उसका लिखा है विच क्राइटेरिया इज फॉलोड बाय द सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज सिलेक्ट करने के लिए आपको टेक्निक बताया था कि उस पर जो भी सब्सटेंस लेना है वो एड्सॉर्ब होना चाहिए। तो हमारे केस में स्टेशनरी फेज जो होता है वो एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो ये हमें ऐसा फॉर्म लेना है जिसमें सिलेक्टिवली अलग अलग सब्सटेंस एड्सॉर्ब होते चले जाएं, ठीक है। तो सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन का ध्यान रखना होता है इस केस में। इसमें लिखा है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ निकल। इसमें बॉन्ड्स प्रोसेस एक्सप्लेन करना है और वेपर फेज रिफाइनिंग। निकल की पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा के NiCO4 बनाएंगे और उसको हीट करके निकल गेन करेंगे। नेक्स्ट केस में लिखा हाउ कैन यू सेपरेट एल्यूमिना फ्रॉम सिलिका इन द बॉक्साइट और एसोसिएटेड विद सिलिका, गिव इक्वेशन इफ एनी। ये सरपेक्स प्रोसेस लिखना है। सरपेक्स प्रोसेस में हम लोग एल्यूमिना Al2O3 के साथ कार्बन और नाइट्रोजन ऐड करते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। सिलिका फिल्टर ऑफ कर देते हैं और एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फिर उसके कैल्सिनेशन से दोबारा प्योर एल्यूमिना गेन होता है, ठीक है। इसके बाद अगले केस में लिखा है गिव द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, जिससे हम सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और कैल्सिनेशन ओनली हीटिंग होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिस प्रोसेस से हम लोग कंबाइंड गैसेस को रिमूव करते हैं, स्पेशली कार्बोनेट्स और में या जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वहाँ यूज़ करते हैं। बाकी आपको बताया था रोस्टिंग प्रोसेस कंबशन की तरह काम करता है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और कैल्सिनेशन में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इट इज गिवन हाउ इज द कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। आयरन की मेटलर्जी में जो सबसे पहला फॉर्म अचीव होता है दैट इज पिग आयरन कंटेनिंग 4% ऑफ कार्बन, जिसको हम लोग फर्दर एक बार और स्क्रैप डाल के दोबारा रिड्यूस कराते हैं, तो कार्बन कंटेंट अगर 3% पहुंच जाता है दैट इज रिफर्ड एज कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो आप डायरेक्ट जानते हो नेचर में जिस फॉर्म में मेटल्स मिलते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं दैट इज ओर। नेक्स्ट केस इज गिवन व्हाई कॉपर मेटल इज पुट इन द सिलिका लाइन कन्वर्टर, प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कॉपर मेटल में हमारे पास
कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और CU2O फॉर्म होता है, जिसको हम लोग फर्दर रिड्यूस कराते हैं सिलिका लाइन कन्वर्टर से टू गेट प्योर कॉपर। तो यू कैन से सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं यहाँ पे। और सिलिका का इसमें यूज क्या होता है, फ्लक्स की तरह काम करता है, जो FeO को स्लैग की तरह रिमूव कराने में, FeSiO3 के फॉर्म में रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इट इज गिवन व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट इज Na3AlF6, क्रायोलाइट इज Na3AlF6। तो ये हमारे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में दो काम करता है, एक तो फ्लक्स की तरह काम करता है जिससे एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करा के 2000 से 900 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट केस इट इज गिवन हाउ इज द लीचिंग कैरीड आउट इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर। लो ग्रेड कॉपर ओर की लीचिंग कराई जाती है बैक्टीरिया की हेल्प से या फिर एसिड की हेल्प से, और बाद में उसका हाइड्रोजन से रिडक्शन करा के हाइड्रोमेटलर्जी से प्योर कॉपर गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन व्हाई इज द जिंक नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड थ्रू रिडक्शन यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसका एलिंगम डायग्राम में इस चीज को नोटिस करेंगे। अगर जिंक ऑक्साइड से जिंक अचीव करना है तो रिडक्शन थ्रू कार्बन होगा, क्योंकि ये रिडक्शन हाई टेम्परेचर पे काम करेगा। जिंक इज ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाई टेम्परेचर पे जाके अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बचता है। तो एलिंगम डायग्राम में अगर आप प्लॉट नोटिस करोगे तो CO से CO2 वाली जो लाइन है वो जिंक ऑक्साइड के ऊपर होगी, जबकि कार्बन से CO बनाने वाली जो लाइन है वो जिंक ऑक्साइड से नीचे आएगी। तो हाई टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड केवल कार्बन से रिड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं होगा। एक्सप्रेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं इस प्रोसेस का डेल्टा G नॉट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में गिवन है द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 इज -540 किलोजूल पर मोल and that of Al2O3 is -827 kilojoule per mole. Is the reduction of Cr2O3 is possible with aluminium? इसको भी मैंने बताया था, एल्यूमिनियम डायग्राम का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन में भी ये बात दी हुई है। तो देखो लो टेम्परेचर पे तो एल्यूमिनियम से रिडक्शन नहीं करा पाएंगे, बट हाई टेम्परेचर पे जब हम पहुंचेंगे तो एल्यूमिनियम Cr2O3 को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर इसको देखो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं समझा देता हूँ आपको। यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पहले Cr2O3 का इक्वेशन लिख लो, तो Cr प्लस O2 लिखना है, इससे Cr2O3 फॉर्म करेंगे। तो मैंने बोला था हमेशा बैलेंसिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए करी जाती है इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन हमको लानी है बेसिकली 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप 2/3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। जब आपको क्रोमियम चाहिए बेसिकली 4/3, तो यहाँ 4/3 लिख लो, ये बैलेंस हो गया। अब ऐसे एल्यूमिनियम के लिए लिखोगे तो ये 4/3 Al प्लस O2 गिव्स 2/3 Al2O3। ठीक है, दोनों के डेल्टा G नॉट पता है आपको। अब उसने पूछा है इज द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 इज पॉसिबल विद एल्यूमिनियम, तो दूसरी वाली रिएक्शन फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी 4/3 Al प्लस 2/3 Cr2O3 गिव्स यू 4/3 Cr प्लस 2/3 Al2O3। और उसका डेल्टा G नॉट अब लिखेंगे तो एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन के लिए तो -827 है, और क्रोमियम वाली रिएक्शन रिवर्स करके ऐड कर दिए तो +540। तो देखो डेल्टा G नॉट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इससे कंफर्म हो जाएगा रिडक्शन इज पॉसिबल। इसके अगले केस में लिखा आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। कार्बन क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन करते हैं, आयरन के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट केस में लिखा है द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ पर्टिकुलर केस डिपेंड्स ऑन द थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। हाउ फॉर डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट योर ओपिनियन विद द 2 एग्जांपल्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, इसको हम लोग एलिंगम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा G नॉट पर मोल ऑफ ऑक्सीजन चेक करना होता है। जब डेल्टा G नॉट पर मोल ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग मेटल्स के लिए केस में चेक करते हैं, जिस केस में डेल्टा G नॉट नेगेटिव आता है उसी केस में रिडक्शन पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स में 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे आयरन का रिडक्शन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से लो टेम्परेचर पर होता है, और जिंक के रिडक्शन के लिए कार्बन रिक्वायर्ड होता है। या Cr2O3 के रिडक्शन के आपको एल्यूमिनियम चाहिए होता है हाई टेम्परेचर पे। या फिर मैग्नीज और एल्यूमिनियम का केस कंपेयर करेंगे तो लो टेम्परेचर में मैग्नीशियम जो है वो Al2O3 को रिड्यूस करता है, और हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। वैसे 3-4 एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए, उनमें से कोई भी यूज कर लेना। ठीक है, अगले केस में लिखा है नेम द प्रोसेस फ्रॉम विच क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। व्हाट हैपेंड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे सीखा था। नेल्सन सेल लिख सकते हो आप, या कास्टर काल्डर सेल भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं करा है। नेल्सन सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन, दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन, और सोल्यूशन में NaOH बनता है। और अगर कास्टर काल्डर सेल लेंगे तो उसमें मरकरी इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं, तो उसमें भी बाई प्रोडक्ट में NaOH ही मिलता है, और एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन, दूसरे पे क्लोरीन गैस मिल जाएगी।
नेक्स्ट केस में पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो ग्रेफाइट रॉड जो है हमारे लिए वो एनोड की तरह काम करता है, और ग्रेफाइट रॉड पे ऑक्सीजन गैस बनती है जो कार्बन से रिएक्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना के एक्सरे पर जाती है। लास्ट में लिखा आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफाइनिंग मेटलर्जी इन जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग, वेपर रिफाइनिंग। है तो आपको नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है, सीधे सीधे फॉलो कर लेना। And the last question is predict the condition under which aluminum might be expected to reduce magnesium oxide। तो आपको बताया मैंने कि एल्यूमिनियम जो है वो हाई टेम्परेचर में मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, और लो टेम्परेचर में मैग्नीशियम जो है वो Al2O3 को रिड्यूस करेगा। वो देखो उसमें एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 पेपर कर लीजिएगा, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मेटलर्जी में एग्जाम्पलर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। So it's given in the extraction of chlorine, the electrolysis of chlorine, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन आयन टेक्स प्लेस। तो देखो इस प्रोसेस में आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो इसमें क्लोराइड आयन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl बनाता है। ये रिएक्शन एनोड पे होती है। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है, और दो Cl आइटम कंबाइन होकर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आपको एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस आयन टू क्लोरीन गैस, ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट्स गिवन फॉर ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ये गड़बड़ है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। यहाँ पे एक्सटर्नली ईएमएफ नीडेड होता है। जब आप एक्सटर्नली हाई ईएमएफ अप्लाई करोगे, आपको जो सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन वर्कआउट करेगी। सो डेल्टा जी इज नॉट प्रोसेस फॉर नॉट नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि ये नेचुरली स्पॉन्टेनियस नहीं है। आप सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को लेंगे तो क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, करंट की सप्लाई करेंगे तब वो फीजिबल हो पाएगी। तो इस रिएक्शन की फीजिबिलिटी के लिए आपको करंट सप्लाई करनी पड़ रही है, बट उसे ईएमएफ अप्लाई करना पड़ रहा है, देन ओनली इट इज पॉसिबल। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन वर्कआउट हो रही है, तो उसका आंसर जो है 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 7। In seventh question, it's given brine is electrolyzed using the inert electrodes. The reaction at anode is, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। आपको सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको मैंने बताया था कि इस प्रोसेस में देखो ऑक्सीजन बनाने के लिए जो ईएमएफ रिक्वायर्ड है वो रिलेटिवली कम है, बट फिर भी इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस ही इवॉल्व होती है। उसका रीजन आपको समझाया था कि इस प्रोसेस में ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। आपको स्पेशल केसेस सिखाया था मैंने। तो उसमें क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोलिसिस तो 1.36 वोल्ट से हो रही है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये 1.23 वोल्ट से और ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिना ओवर वोल्टेज के नहीं हो पाता है। सो प्रैक्टिकल कंडीशन में क्लोराइड आयन ही क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसका आंसर भी फर्स्ट ही लिखेंगे। ठीक है, और तो ईएमएफ अगर आप देखोगे तो you'll realize that EMF of water to oxygen is lesser than that of chlorine, but still chloride ion will be formed। और एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन में रिडक्शन लिखा हुआ है। यहाँ दो बातें ध्यान देनी थी पहले, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑप्शन 3 एंड 4 रिजेक्ट हो गए। और ऑक्सीजन के लिए फॉर ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज इज नीडेड, फॉर ऑक्सीजन ओवर वोल्टेज इज नीडेड। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अलग से समझाई थी बात। ओवर वोल्टेज इज नीडेड, इसीलिए आपको अलग से रूल्स लिखवाए थे इलेक्ट्रोलिसिस के, क्योंकि कई जगहों पे ओवर वोल्टेज के इश्यूज होते हैं, तो डायरेक्टली ईएमएफ से ये चीज़ प्रोटेक्ट नहीं हो पाती। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस में ब्राइन है सोडियम क्लोराइड, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस इन्वॉल्व होगी एनोड पे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो जब एल्यूमिनियम मेटलर्जी वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पे Al3+ का रिडक्शन होता है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है Al3+ इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम, ये गलत हो गया। ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। क्योंकि होता क्या है कि जो आपका एनोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एक्चुअल रिएक्शन में जो ऑक्साइड आयन है वो एक्चुअली में O2 में कन्वर्ट होता है विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस बनती है, बट आपको पता है कि वहाँ पे एनोड जो है वो ग्रेफाइट का होता है, तो ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है या फिर CO2 फॉर्म कर लेता है। तो एक्चुअल रिएक्शन इज दिस। तो एनोड पे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मैंने आपको अलग से एनसीईआरटी में बात मार्क कराई थी, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आंसर्स आपके पास है तो आप वेरीफाई करते चलना।
इसका आंसर 1 था और इसका भी आंसर 1 था, ठीक है। अभी अगले केस में चलेंगे, तो इसमें अगले ऑप्शन लिखा ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड। तो वो देखो पहले तो नो डाउट O माइनस से O2 बना हुआ है, बट अल्टीमेटली फिर से CO और CO2 बन गया, तो ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं मानेंगे। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, उसमें भी सेम लॉजिक है। तो एनोड पे जो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है वो चेंज होगी, बट एक्चुअली में जो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि फाइनली फिर से CO और CO2 फॉर्म हो गया। समझ गए? तो जो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है वो -2 से -2 ही रही। एक्चुअल स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, बट ऑक्सीडेशन के साथ ही वो तुरंत कार्बन से रिएक्ट करके CO और CO2 फॉर्म कर रहा है। यू विल से दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट चेंजिंग। ऑल्दो इसमें ऑप्शन 3 थोड़ा डाउटफुल है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस विद द रिएक्शन एट एनोड, उसको डायरेक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट सिंगल ऑप्शन के बेसिस पे हम इसका सेकंड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन में या एक्चुअल प्रोडक्ट में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 देखो हमारे पास क्या है कि एक एलिंगम डायग्राम शायद है ना, यस दिस इज द एलिंगम डायग्राम गिवन टू अस। इसके बेसिस पे आपको सारे रिजल्ट्स डिसाइड करने हैं। तो उसमें पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेम्परेचर एट विच कार्बन रिड्यूसेस FeO2 आयरन एंड प्रोड्यूसेस CO। तो आपको चेक करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह चाहिए। तो मैंने आपको रूल सिखाया था कि जब तक इस एलिंगम डायग्राम में ग्राफ नीचे रहता है तब तक वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जैसे ही वो ओवरटेक कर जाता है तो रिडक्शन प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे उसने बोला हुआ है कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द टेम्परेचर एट व्हिच कार्बन रिड्यूसेस FeO2 आयरन एंड प्रोड्यूसेस CO। तो मतलब कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है जिसमें CO फॉर्म हो रहा हो, यानी हमको ये वाली रिएक्शन फॉलो करनी है क्वेश्चन के हिसाब से। पहले आप रिएक्शन मार्क कर लो, वी नीड दिस रिएक्शन। और आयरन के केस में बोल रहा है कि FeO को Fe में कन्वर्ट करना है, यानी ये वाली रिएक्शन लेनी है। तो इन दोनों प्लॉट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको चेक करना है। उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, आपको A दिख रहा है, टू सी प्लस O2 के 2CO वाले केस को Fe प्लस O2 के FeO वाले पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, तो ये टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उसने लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो अगर हम इसके ऑप्शन लिखेंगे तो पहले लिखा है बिलो टेम्परेचर एट पॉइंट A, ये तो गड़बड़ हो गया। दूसरे केस में लिखा है अप्रोक्सीमेटली एट द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A, above temperature at point A but below temperature at point D एंड above temperature at point A। तो किसी भी पॉइंट पे आप देखो टेम्परेचर A के बाद ये ग्राफ हमेशा आयरन वाली लाइन के नीचे ही है, तो इसलिए पॉइंट D से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कार्बन विल कन्वर्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस केस में फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? मतलब हमें बेसिकली आपको बताया था डेल्टा G नॉट की वैल्यू चेक करनी होती है। तो एट पॉइंट A जो है वो हमारा ग्राफ ऑफ CO जो है वो आयरन वाले ग्राफ के नीचे चला जा रहा है। आयरन वाला ग्राफ जो है वो CO वाले ग्राफ के नीचे जा रहा है, तो इससे पता चल गया कि सॉरी CO वाला ग्राफ जो है आयरन वाले ग्राफ के नीचे चला जा रहा है, तो पॉइंट A के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग पॉइंट A के बाद कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सो आफ्टर पॉइंट A, तो इसका आंसर लिखा होगा, तो आफ्टर पॉइंट A कार्बन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट फॉर FeO and itself converts to CO and itself converts to CO, itself converts to CO। ये आपकी रिएक्शन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन के रिडक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखो, उसने पॉइंट डी पूछा हुआ है। पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो इस टेम्परेचर के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्लॉट है वो आयरन वाले प्लॉट से ऊपर चला जा रहा है, तो उसका मतलब टिल पॉइंट डी कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन मेटलर्जी, या FeO को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये फर्दर यूज नहीं होगा। तो 13 के लिए उसने लिखा है डेल्टा जी वैल्यू फॉर द ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0 एट पॉइंट डी। ये बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 का आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट हो गया। अगले पॉइंट में लिखा है डेल्टा जी फॉर द ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ये कोई मतलब नहीं इस बात का। डेल्टा जी फॉर द ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन विद द मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी पॉजिटिव, ये भी नहीं बता सकते।
डेल्टा जी वैल्यू फॉर द ओल रिडक्शन रिएक्शन द कार्बन मोनोऑक्साइड इज नेगेटिव, ये भी नहीं ठीक है। तो अगर एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे तो एक्चुअल रिएक्शन ये है कि CO प्लस 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, एक इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन में लिखा हुआ है Fe प्लस O2 या 2Fe प्लस O2 गिव्स 2FeO। ये दो इक्वेशन है हमारे पॉइंट डी पे, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट डी पे अगर इसको रिवर्स करके लिख दोगे, आयरन के रिडक्शन के लिए अगर हम इसे यूज करेंगे, तो इस रिएक्शन को अगर रिवर्स करके ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 2CO प्लस 2FeO गिव्स 2Fe प्लस 2CO2। इस रिएक्शन का डेल्टा जी जो है वो 0 आ रहा है। बस ये इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डेल्टा जी वैल्यू सेम दी हुई है। उसका डेल्टा G1 नॉट और उसका डेल्टा G2 नॉट सेम दिया हुआ हमारे लिए। बोथ द वैल्यूज आर एक्स लेट से, या बोथ आर सेम लिख लो सिंपल तरीके से, ठीक है। आफ्टर दिस यू आर क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 देखो गिवन है more than one correct case it's given in the at the temperature corresponding to which of the point in figure 6.1 FeO will be reduced to Fu by coupling reaction 2FeO gives 2Fe plus O2 with all the following options। तो पहले ऑप्शन में देखो हमारे पास दे रखा है C प्लस O2 की CO2, दूसरा 2C प्लस O2 की 2CO एंड 2CO प्लस O2 की CO2। आपको अलग अलग पॉइंट मार्क करने हैं जिसके करस्पॉन्डिंग में आपको बताना है कि ये रिएक्शन फीजिबल होगी। ठीक है, तो आपको आयरन का रिडक्शन कराना है। पॉइंट ABCD से चेक करना शुरू करो। तो देखो 6.1 में आयरन का रिडक्शन चेक करेंगे अगर हम, तो पहले आयरन वाली लाइन हाईलाइट कर लो। ये आपकी आयरन के रिडक्शन की लाइन है जिसको हमें चेक करना है पूरा ग्राफ। दिस इज द लाइन जिस पे आयरन का रिडक्शन होने वाला है। इस लाइन पे देखो टिल पॉइंट डी कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और पॉइंट ए के बाद कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो जाएगा, और जो C प्लस O2 की CO2 वाली लाइन है वो भी पॉइंट ए के बाद से रिडक्शन की तरह वर्कआउट करने लगेगी, क्योंकि उसके पहले तक तो आयरन वाली लाइन नीचे है। तो अगर मैं पहले तीनों रिएक्शंस के पॉइंट मार्क कर देता हूँ फिर आप चेक कर लेना। तो पहली रिएक्शन जिसमें 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2 वाली रिएक्शन है, ये अप टू पॉइंट डी रिड्यूस कर पाएगा। दूसरी वाली रिएक्शन C प्लस O2 के CO2 वाली रिएक्शन ये आफ्टर पॉइंट ए रिडक्शन कर पाएगा। और तीसरी वाली रिएक्शन जो है दैट इज 2C प्लस O2 गिव्स 2CO, ये भी आफ्टर पॉइंट ए रिडक्शन कर देगा। पहले आप इतना ध्यान से देख लो, पॉइंट बाई पॉइंट हमें पता है कि कौन से पॉइंट के बाद कौन रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज करेगा। लॉजिक सिंपल है, जिसका ग्राफ एलिंगम डायग्राम में नीचे होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हमने तीनों प्लॉट को आयरन के साथ कंपेयर करके देख लिया है। अब क्वेश्चन पूछा है एट द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द पॉइंट in 6.1 FeO will be reduced to iron by coupling reaction 2FeO plus O2 gives with all the following reactions। तो अब देखो उसमें पहले पॉइंट ए पे चेक कर रहे हैं अगर हम, तो उसने बोला हुआ कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सब हो जाएगा। तो एक पॉइंट अप टू पॉइंट डी जो है वो CO रिडक्शन करेगा, आफ्टर पॉइंट ए दोनों रिडक्शन करेंगे। तो आप इसमें देख लो कि किस पॉइंट पे सब रिडक्शन की तरह काम कर सकते हैं। तो पॉइंट ए से लेके डी के बीच में सब रिडक्शन कर पाएंगे, यानी पॉइंट बी और पॉइंट ई इंक्लूड कर लो। ग्राफ के हिसाब से देखो तो पॉइंट बी और पॉइंट ई ये दोनों ए और डी के बीच में है। CO प्लस O2 भी जो है वो अप टू पॉइंट डी रिड्यूस करा पाएगा, और C प्लस O2 एंड 2C प्लस O2 इज 2CO ये आफ्टर पॉइंट ए रिडक्शन करा पाएंगे। तो हमारे लिए जो बेस्ट सुटेबल आंसर होंगे वो होंगे बी एंड ई। सो एट पॉइंट B and E all can be used as reducing agent, all can be used as reducing agent। ये समझ में आएगा टेक्निक। पॉइंट ए के बाद से बी और सी वाली रिएक्शन, C प्लस O2 की CO2 वाली रिएक्शन और 2C प्लस O2 की 2CO वाली रिएक्शन, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगेंगे। और पॉइंट डी तक 2C प्लस O2 की CO2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि
ए और डी पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब पे ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज हो सकते हैं। तो उसका आंसर अगर हम अपने बेसिस पे लिखेंगे तो दिस विल बी 2 and 4। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखना चाहते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इट्स गिवन which of the following reaction occurs during calcination। कैल्शिनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CO और CO2 बनेगा, कैल्शिनेशन की रिएक्शन है। फेरस सल्फाइड की रिएक्शन देखो ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ये रोस्टिंग होगी, दिस इज रोस्टिंग, दिस इज नॉट कैल्शिनेशन। Al2O3.X हीट कर रहे हैं, Al2O3.X बन रहा है, ये कैल्शिनेशन है। जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के ZnO बना रहे हैं, ये भी रोस्टिंग हो गया। तो अगर इसकी रिएक्शन के हिसाब से देखें तो पॉइंट नंबर 21 में इक्वेशन नंबर 1 and 3 जो है वो कैल्शिनेशन है, और पॉइंट नंबर 2 and 4 जो है वो रोस्टिंग है। तो आपसे कैल्शिनेशन पूछा गया है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट आंसर एज A and C और फर्स्ट एंड थर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। आफ्टर दिस क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 में लिखा है फॉर द मेटलर्जिकल ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कैल्सिनेशन ओर कैन बी calcined ore can be reduced। for the metallurgical process of which of the ore calcined ore can be reduced by carbon। मतलब आपका सल्फाइड ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्फाइड के लिए रोस्टिंग कंपलसरी है। कोई भी ऑक्साइड अगर ओर होगा तो उसका कैल्शिनेशन कराने के बाद आप फर्दर रिडक्शन करा सकते हो। तो हेमेटाइट इज Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है कैल्शिनेशन के बाद अगर आप रिडक्शन करा रहे हो तो ये सल्फाइड ओर नहीं होना चाहिए, ऐसा केवल ऑक्साइड ओर के केस में होगा। तो पहला ओर है जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट इज ऑक्साइड ओर Fe2O3। दूसरा है कैलेमाइन, कैलेमाइन ओर इज आयरन कार्बोनेट फॉर्म। तो उसमें देखो हेमेटाइट Fe2O3 और कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट है, उसका कैल्शिनेशन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्साइड ओर को तो डायरेक्टली कार्बन रिडक्शन फॉलो करके हम लोग या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करा के मेटल गेन कर लेंगे। तो 1 और 2 के केस में तो डायरेक्टली कैल्शिनेशन के बाद आप रिडक्शन करा सकते हैं। बट आयरन पायरेट्स और सल्फाइड दोनों सल्फाइड ओर है, आयरन पायरेट्स इज सल्फाइड ओर फॉर आयरन और सल्फाइड इज सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। तो इनके केस में कैल्शिनेशन रिक्वायर्ड होगा, कैल्शिनेशन नहीं रिक्वायर्ड होगा, रोस्टिंग रिक्वायर्ड होगी। तो इनके लिए अगर हमें प्रोसेस फॉलो करना है तो इसमें रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन आएगा। फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो आप, अगर उसने बोला हुआ कि मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इसमें मेटल को पहले वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर प्योर मेटल गेन कर रहे हैं, तो ये वेपर फेज रिफाइनिंग हो गई। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में मॉन्ड्स प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करा के NiCO4 बनाते हैं। और वॉन आर्कल्स प्रोसेस में आयोडीन यूज करते हैं फॉर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। तो उसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। देन क्वेश्चन question number 24 is clear. One Nichols process iodine for titanium and zirconium. So answer will be 1 and 2. Next is question number 25. In question number 25 is given which of the following statement is are correct. A depressant prevents certain types of particles come from froth. तो उसके लिए देखो आपको एग्जांपल बताया था, सोडियम साइनाइड जो है वो लेड सल्फाइड को अलाउ करता है मूव करने में, और जिंक सल्फाइड को प्रिवेंट करता है फ्रॉथ में आने से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट यू से डिप्रेसेंट। सेकेंड इज कॉपर मेटे कंटेन्स Cu2S एंड ZnS। ये गड़बड़ हो गया, कॉपर मेटे में कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड होता है, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। थर्ड केस में लिखा है सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्बरेंट फर्नेस हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2 ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन। ये करेक्ट है। कॉपर के केस में एक्चुअली में सेल्फ रिडक्शन टेक्निक काम करती है। अब सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है कि Cu2 और Cu2S से रिड्यूस होते हैं, रिएक्शन करने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें एक्चुअली में SO2 गैस इवॉल्व होती है, तो उसकी ब्लिस्टर अपीयरेंस आ जाती है।
एंड द नेक्स्ट थिंग इज आस्क्ड जिंक कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन, तो एक गड़बड़ हो गया। जिंक के लिए ZnO प्लस, जिंक के केस में हम लोग ZnO और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं, तो कार्बन के रिडक्शन की वजह से जिंक ऑक्साइड प्लस CO बनेगा। सो दिस इज कार्बन रिडक्शन नॉट सेल्फ रिडक्शन। उसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो आंसर फॉर दिस विल बी 1 and 3। ठीक है, जिंक में सेल्फ रिडक्शन नहीं यूज होता, कार्बन रिडक्शन यूज होता है। सेल्फ रिडक्शन इज ओनली फॉर कॉपर एंड लेड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क दिस क्वेश्चन नंबर 35। 35th question is given the mixture of the compound A and B is passed through a column of Al2O3, passed through a column of Al2O3 by using alcohol as an eluent. Compound A is eluted in preference to the compound B. Which compound of A and B is more readily adsorbed on the column? तो मैंने आपको समझाया था कि जो सब्सटेंस ज़्यादा एलिवेट होता है उसका एड्जॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि कम एड्जॉर्ब हुआ है तो सॉल्वेंट साथ ज़्यादा बाहर आएगा, और जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है वो कम एलिवेट होता है। तो उसमें क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है A is more elevated, so it means it will be less adsorbed, and B is less elevated, तो more adsorbed। तो उसने पूछा कौन सब्सटेंस ज़्यादा एड्जॉर्ब हुआ, उसने पूछा which compound of A and B is more readily adsorbed on the column, तो इसका आंसर हो जाएगा B। B is more adsorbed because it is less eluted। Clear to everyone? ओके ना यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है, ये समझ गए ना, जिसका इल्यूजन ज़्यादा, इल्यूट जो ज़्यादा होगा वो एड्जॉर्ब कम हुआ होगा, तो यहाँ पे B ज़्यादा एड्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, आंसर विल बी B। Then comes to question number 43. 43rd question is given, give the two requirement for the vapor phase refining। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या करते हैं कि पहले एक सब्सटेंस को एक वोलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं जो स्टेबल होना चाहिए, और फिर उसको हीट करके दोबारा अपने ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, या दोबारा हीट करके फिर से मेटल गेन कर लेते हैं। एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड लाइन है, तो वही लिख लेनी है। द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विद एन सुटेबल रिएजेंट, या जो भी अवेलेबल रिएजेंट है। The volatile compound should be easily decomposable so that the recovery of metal is easy। ठीक है, नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 48। 48 में लिखा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो सफायर जो होता है, दिस इज ब्लू सफायर, एक्चुअली Al2O3। सेफेल्राइट इज सल्फाइड ओर ऑफ जिंक ZnS। डिप्रेसेंट के लिए सोडियम साइनाइड यूज करते हैं, कोरेंडम Al2O3 होता है। तो उसमें हमने सफायर लिखा है Al2O3, सेफेल्राइट इज जिंक सल्फाइड, डिप्रेसेंट इज सोडियम साइनाइड, कोरेंडम इज Al2O3। तो उसका आंसर आना चाहिए A1 B4 C2 B1। तो इसके ऑप्शन में थोड़ा सा शायद डिस्क्रिपेंसी है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से लिखते हैं तो इसका आंसर 1 ही लिखते हैं। बट अभी कोई और फिट ऑप्शन नहीं बैठ रहा, तो उसमें चेंज कर लीजिए, 3 की जगह 1 कर लीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ऑल्दो सफायर में और भी कुछ कुछ मेटल्स की प्योरिटी होती है, और उस ऑप्शन के बेसिस पे अगर लिखें तो कोबाल्ट लिख सकते हैं, बट वो बहुत सेफ साइड ही है, क्योंकि ब्लू सफायर Al2O3 होता है। हमारे कोर्स के हिसाब से वैसे Al2O3 लिखना चाहिए, तो आप ए ऑप्शन में जहाँ 3 लिखा है उसको 1 कर लो। ठीक है, next question is asked, question number 52। Question number 52 is given, sulfide ores are concentrated by froth rotation method। करेक्ट है, सल्फाइड ओर के लिए हम लोग फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं, और फ्रॉथ स्टेबलाइजेशन के लिए या तो हम लोग क्रिसॉल यूज करते हैं या एडिलीन करते हैं। उसका मतलब बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, तो उसका आंसर बी लिखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट प्रोसेस 54 इट्स गिवन, हाइड्रोमेटलर्जी इन्वॉल्व्स डिसॉल्विंग द ओर इन अ सुटेबल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन फॉर बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये भी सही है। आप सिल्वर मेटलर्जी देख लो, सिल्वर के केस में पहले साइनाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के सिल्वर साइनाइड बनाते हैं, लीचिंग, और फिर जिंक से सिल्वर को डिस्प्लेस करा के प्योर सिल्वर गेन कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में सॉल्यूशंस के थ्रू रिडक्शन करा के प्योर मेटल गेन करते हैं। अगले केस में लिखा है कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, तो ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी ऑप्शन के हिसाब से बहुत स्टेटमेंट करेक्ट लिख लो। कॉपर के केस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सेल्फ रिडक्शन फॉलो करते हैं, बट अगर लो ग्रेड कॉपर होता है तो लो ग्रेड कॉपर के केस में कॉपर ओर को पहले एसिड या बैक्टीरिया की हेल्प से लीचिंग करा के कॉपर 2+ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पर हमारा लीचिंग है। लीचिंग मतलब केमिकली प्यूरिफाई कराते हैं। इस प्रोसेस में या तो एसिड यूज करते हैं या फिर हम लोग नॉर्मली बैक्टीरिया भी यूज कर लेते हैं, उससे कॉपर 2+ फॉर्म बनेगा, और फिर इस कॉपर 2+ का हाइड्रोजन या आयरन स्क्रैप से रिडक्शन करा के हम लोग प्योर कॉपर गेन कर लेते हैं। तो लो ग्रेड कॉपर के केस में हाइड्रोमेटलर्जी काम कर जाती है, सो आंसर मस्ट बी बी।
इसके बाद आपने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 34, वो भी देख लो एक बार जल्दी से। In question number 34, it's given the purest form of iron prepared by the oxidizing impurity from cast iron is reverberatory furnace। तो जो purest form of iron बनती है that is actually wrought iron। तो wrought iron के क्या करते हैं, हेमेटाइट की लाइनिंग के थ्रू जो फर्नेस होती है, रेवर्बरेटरी फर्नेस में हेमेटाइट की लाइनिंग होती है। दिस इज Fe2O3। तो Fe2O3 की लाइनिंग से Fe2O3 जो है वो कार्बन के साथ जो भी इसमें कार्बन इम्प्योरिटीज है उसके साथ रिएक्शन करेगा और उससे प्योर आयरन जनरेट होगा, और आयरन जो है, कार्बन जो है वो ऑक्साइड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाती है हेमेटाइट से और हम प्योर आयरन गेन कर लेते हैं। और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है दिस इज रॉट आयरन। यहाँ पे जो हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मिलेगी, जो हम यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन गेन करेंगे दैट इज एक्चुअली हेमेटाइट। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो हम यहाँ पे गेन करेंगे दैट इज एक्चुअली हेमेटाइट। समझ गए ना? purest form of iron is hematite। ठीक, so this completes your all the doubts।